एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के मुताबिक ये जो कक्षा 6 है, क्लास 6, उसकी जो किताब है उसमें अध्याय 1 है जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्लास 6 के अलावा जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है उसका बेस उनका मजबूत हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्यभट्ट का एक विचार यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और ये गोलाकार है। सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से ये घिरी हुई है। ध्यान रखिएगा कि जिस समय की ये बात है वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग 500 सामान्य संवत, तो कॉमन एरा इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं सामान्य संवत को। ध्यान रखने वाली बात है, जिस समय आर्यभट्ट की बात हो रही है तो उस समय इतना ज़्यादा आप देखेंगे कि जो आज हम आधुनिक जगत में विकास देखते हैं उतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर नहीं हुआ अभी तक ज्ञात। जो सूत्र हैं उनसे पता चलता है। तो उस समय ऐसी बात कहना बहुत बड़ी बात है। फिर भी बात में बहुत हद तक सच्चाई है। अगर आप आज भी इस विचार को पढ़ते हैं तो आज इतने साल बाद भी ये जो है प्रासंगिक आपको लगेगा विचार। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है चित्र दिया हुआ है और आपने ग्लोब का नाम तो सुना ही है ना। तो किस तरह से हमें यहाँ पे जो है मानचित्र, विश्व मानचित्र जो है उसको प्रकट यहाँ पे किया गया है। और आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में। कक्षा 6 के लिए ये किताब बनाई गई है तो जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। और जैसे कि एनसीईआरटी की खासियत है कि वो बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है, जिज्ञासा जगाती है और फिर आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसकी चिंता आप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। कल्पना करना बहुत आसान भी है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। आप जब कल्पना करेंगे कि आप किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं तो उस नगर में जिन स्थानों की आप यात्रा करना चाहते हैं यानी जिन जगहों पर जाना चाहते हैं उसका पता आप कैसे लगाएंगे। भाई अब तो आप मोबाइल है, मोबाइल में आप मैप ऑन करके देख सकते हैं। तो आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं या उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। जो लास्ट क्लासेस हैं उसमें मैप के बारे में आपने पढ़ा है। अब ये चूंकि कक्षा 6 के लिए है तो उनसे यही कहा जा रहा है कि आपने पढ़ा है बच्चों, और अध्याय में विस्तार पूर्वक अध्ययन को अब देखेंगे। एक खेल खेलने के लिए कहा गया है कि नीचे जो है एक छोटे से टाउन को यहाँ पे बताया गया है। लघु नगर है ये। देख रहे हैं आप इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जो दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, ये दिशा सूचक से आप यहाँ पे दिशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक संग्रहालय है, नगर पंचायत है, आवासीय भवन है, रेलवे स्टेशन है, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल है, ये मार्केट है और ये स्कूल यानी विद्यालय है। अब कैसे कैसे आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं, कौन सी दिशा में जाएंगे, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपको विद्यालय से होते हुए जाना है आवासीय भवनों तक, तो आप देखेंगे कि आप ये विद्यालय की सड़क से यहाँ से आके और आप इस तरफ भी मुड़ सकते हैं। तो अगर आप ऐसे मुड़ेंगे तो फिर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, फिर अगर आप दाहिने मुड़ जाते हैं तो आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर पता करना होता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक गाइड की तरह, मार्गदर्शक की तरह होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी जो स्थान है उसकी स्थिति कहाँ पर है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। बच्चों, मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। यही वाले 4 तीर हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये जो दिशा को बता रहे हैं। देखेंगे कि कैसे सब कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र को समझने में अधिक ये सहायक होते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। लिखा है मानचित्र और उसके घटक। समझिएगा, हम इस साधारण से उदाहरण से क्या समझ पाए कि जो मानचित्र है वो किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। प्रतीक को बताता है, चित्रांकन करता है उनका, चित्रों का अंकन। जैसे कि चिकित्सालय था, हॉस्पिटल था, उसका प्रतीक चिन्ह वहाँ बना हुआ है और वो हमें मानचित्र में दृष्टिगोचर हो रहा है यानी दिखाई देता है। तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है खोजना कि कहाँ है कोई विशेष जगह, क्षेत्र, स्थान जिसे हम ढूंढना चाह रहे हैं। एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक बड़ा क्षेत्र, मान लीजिए कि जनपद भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, या भारत जैसा एक अति विशाल
देश अति विशाल। अब तो आप जानते हैं कि जनसंख्या के मायने में भी, आबादी के मायने में भी हमारा जो विश्व है वो पहले स्थान पर आ चुका है पूरे विश्व में, हमारा देश। तो संपूर्ण विश्व भी का भी नक्शा आप देख सकते हैं। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं, जिससे आप कह लीजिए कि एक तरह का ड्रोन व्यू। अब सबसे पहले समझते हैं इस शब्द को जो है एटलस। देखिए, ये एक सामाजिक विज्ञान की किताब है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये मूलतः जो है इसमें 4 विषय समाहित होते हैं आंशिक रूप से, जैसे कि एक इतिहास है, एक भूगोल है, एक राजनीति है और एक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र कह लीजिए। तो अब और इसमें पर्यावरण भी सम्मिलित है। तो ये जो भूगोल यानी ज्योग्राफी है उससे संबंधित ये अध्याय इस किताब का पहला अध्याय है। एटलस की बात करें, जिसे हिंदी में कहते हैं मानचित्रावली। मानचित्रों की एक पुस्तक होती है, एक संग्रह होता है जिसमें कई सारे मैप दिए होते हैं। आपने किताब जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप इसे अपने नज़दीकी स्टेशनरी से जाके खरीद सकते हैं। अपनी लाइब्रेरी से भी, आप स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानेंगे, मानचित्र जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक मानचित्र की। तो अब देखिए, मुख्य रूप से जो प्राकृतिक आकृतियाँ होती है यानी नेचुरल ये जो हमें नेचर से मिली, प्रकृति से मिली, जो आपने नहीं बनाई, जैसे पर्वत हो गए। पर्वत आपने बनाए हैं क्या? नहीं बनाए। महासागर हमने नहीं बनाए, नदियाँ, इनको दिखाने वाला जो मानचित्र है वो भौतिक मानचित्र कहलाता है। ठीक। एक होता है राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक मानचित्र मतलब इसके विपरीत, जैसे 2 राज्य, देश, सीमा, नगरों आदि को दर्शाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जिस राज्य में आप रहते हैं, किसी न किसी ने तो तय किया है कि ये राज्य की सीमा कितनी होगी, या नहीं, ये मानव निर्मित है। तो ये राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक मानचित्र में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ, इन सबको दर्शाने वाला ये मानचित्र जो है राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। पॉलिटिकल मैप कहते हैं। भौतिक मतलब ये फिजिकल हो गया। एक शब्द यहाँ पे आया है थीमेटिक मानचित्र यानी थीमेटिक मैप। अब ये क्या होते हैं? ये कुछ विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये विशिष्ट प्रकार की जो सूचनाएं हैं ये क्या हैं? तो निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, अभी हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एकदम उदाहरण के साथ बताऊंगा। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जहाँ पे एक विशिष्ट जानकारी दी होती है कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है ना। कुछ जगहों के मान लीजिए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर एक टाउन का, नगर का देखा था। खैर, किसी भी मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक तो होती है दूरी, कि मानचित्र में जो जगह दी गई है उसके लिए दूरी के लिए कोई ना कोई पैमाना वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कहीं लिखा है कि यहाँ पर एक, मैं आपको बना के बताता हूँ, जैसे दिया है कि ये जो है एक हॉस्पिटल है और ये जो है आपका स्कूल है, मान लीजिए। ठीक, ये एक मैप है पूरा। तो अब ये रास्ता गया, तो यहाँ से ये चिकित्सालय से स्कूल की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मैंने दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर के लिए मैं यहाँ लिखूँगा 1 सेंटीमीटर बराबर से 1 किलोमीटर। वास्तविक दूरी जो है वो किलोमीटर है, मैंने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर की तरह लिया। तो कहने का मतलब है कि दूरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिशा, डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और ख़ास तौर से प्रतीक चिन्ह, जैसे ये हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए है, ये हॉस्पिटल के लिए, वगैरह वगैरह। अब देखिए आगे लिखा है, जो चित्र ऊपर था उसको देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। देखिए, क्या आप कभी अचंभित हुए हैं, कभी आपको आश्चर्य हुआ कि एक जो बड़ा क्षेत्र होता है कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर कैसे उसे प्रस्तुत किया जा सकता है? ये मानचित्र जो होता है, मैप जो होता है, वो स्केल की सहायता से हम करते हैं। अब एक लघु नगर जो हमारा ऊपर चित्र दिया था मानचित्र, उस पर हम वापस जाएंगे और मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। तो माना कि 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर से 500 मीटर है। अब आगे समझने की कोशिश कीजिए कि नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई, जिसकी लंबाई ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर है। मेरे ख्याल से ये जो आपका अध्याय 5 है उसमें जो मानचित्र दिया हुआ है उसकी ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि
ये जो है एक घड़ी के आकार में आपको यहाँ पे चीज़ें जो है, दिशाएं जो हैं वो बताई गई हैं। देखिए ये जो है ये उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी उसे हमने नाम दे दिया उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है उसे नाम दे देंगे उत्तर पूर्व। इसी तरह से पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व। इस तरह से हमने नामकरण कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जानकारी ये भी दी है कि जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो मानचित्रों का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं, क्योंकि प्रतीक चिन्ह से ही हमें पता चलता है हमारे मानचित्र में वास्तविक भवन क्या है, कुछ अन्य अव्यय जैसे लघु आरेख, ड्राइंग्स होती हैं। लेकिन एक बड़े नगर, एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान तो होता नहीं कि भाई, अब एक मान लीजिए आपको भारत का नक्शा बनाना है, तो भारत के नक्शे में तो देश दिखाई, मतलब राज्य दिखाई देंगे, यानी स्टेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और उनकी राजधानियों को दिखाया जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश जो एक राज्य है भारत का मान लीजिए, और उस मध्य प्रदेश में आप किसी गांव में रहते हैं, किसी ज़िले में, तो उस गांव में आपके घर को भी दिखाओ, ये तो संभव नहीं है ना। तो इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग कर देते हैं। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, विद्यालय है, डाकघर है, मार्ग है, रेलवे लाइन है, नदी ताल है, वन है, जंगल है। इन सब के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो इसलिए मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण जो हैं प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, आप देखिए। रेलवे लाइन की अगर मैं बात करूँ तो जो रेलवे की बड़ी लाइन है उसके लिए ये चित्र है, छोटी लाइन के लिए ये चित्र है, और रेलवे स्टेशन है तो वो ये वाला चित्र दिखाएगा। अगर ये किसी मानचित्र में आपने ये चित्र देख लिया तो प्रतीक चिन्ह, तो समझिए कि वो रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। सड़कों की बात करें, अगर पक्की सड़क है तो ऐसा चित्र मानचित्र आएगा, कच्ची है तो ऐसा मानचित्र प्रतीक चिन्ह आएगा मानचित्र में। सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर हो, इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये चिन्ह प्रदर्शित करेगा। राज्य होगा तो ये वाला, जिला होगा तो ये वाला। नदी के लिए ये प्रतीक चिन्ह है, कुएं के लिए ये गोल, तालाब के लिए ऐसा, नहर के लिए ये वाला, और सेतु के लिए ये प्रतीक चिन्ह है। इसी तरह से मंदिर के लिए ये वाला प्रतीक चिन्ह, गिरजाघर के लिए यानी चर्च के लिए ये वाला, मस्जिद के लिए ये वाला, और छतरी के लिए ये वाला। ठीक है, अब देखिए डाकघर, डाक, टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन के लिए क्रमशः ही लिखा जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस है ना, टेलीग्राफ कार्यालय के लिए ये वाला, और पुलिस स्टेशन के लिए ये पीएस। बस्तियों के लिए ये चिन्ह प्रतीक में लाया जाता है, और कब्रिस्तान के लिए ये वाला, वृक्ष के लिए ये वाला, और घास के लिए ये वाला। स्पष्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रतीक चिन्ह का कितना महत्व होता है। बताइए, इतने से प्रतीक चिन्ह से इतनी बड़ी जानकारी स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ पे क्या है। ठीक है, अब ये जो हमारा अगला शीर्षक है इसको समझिए, बहुत अच्छा है, लिखा है पृथ्वी का मानचित्रण। समझने वाली बात है कि पृथ्वी का चित्रण जो है वो कुछ अधिक कठिन है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा तो है नहीं, यानी एक ऐसी जगह तो नहीं है जो बिल्कुल चपटी है कि पेपर पे बना दिया और पता चल गया सब कुछ। लगभग गोलाकार हमारी पृथ्वी का आकार है, और समझिए कि लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण गोलाकार भी नहीं है। ध्रुव जो होते हैं ना, वहाँ से ये थोड़ी चपटी है, यानी पृथ्वी का आकार जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार का है। ठीक है, तो ये ध्रुवों से जो है थोड़ी सी चपटी होती है। इसे व्यवहारिक दृष्टि में तो हम गोलाकार मान सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके आकार की, तो इसके आकार को हिंदी में जो है वो भू-आभ कहते हैं। अब आप कहेंगे भू-आभ मतलब? ये वो शब्द है जो पृथ्वी के आकार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं जियोइड। ठीक, ओके, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से, एक मिनट, हाँ जी, व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार हम इसे मानेंगे। कागज़ के समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु को ऐसे के ऐसे चित्रित करना तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक संतरा है मान लीजिए, है ना, अब उसको छीलना है कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 या 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज़ पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कर दीजिए। अब आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना ये आप नहीं कर सकते। जब तक भाई आप संतरे के जो छिलके हैं उसके किनारों को नहीं तोड़ेंगे तो वो चपटा कैसे हो पाएगा? संभव ही नहीं है ना, चपटा तो होगा ही नहीं।
अब एक ग्लोब के बारे में सोचिए। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मॉडल है जो अर्थ का है, एक पैमाना। तो गोलाकृति जैसा होता है, उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। ये पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारामंडल आदि का भी मानचित्र हो सकता है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसमें भौतिक वस्तु जो गोलाकार है सामान्यतः प्लास्टिक धातु या फिर कार्डबोर्ड से बनी होती है। यहाँ पर पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूँकि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का आकार जो है उसका एक समान है, लगभग गोलाकार, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। अब आप एक फ्लैट पेपर पर, चपटे पृष्ठ पर पृथ्वी को समझने का प्रयास कर रहे हैं मानचित्र से, उससे बेहतर है कि ग्लोब से समझें, क्योंकि ग्लोब भी गोल है लगभग वैसा ही जैसी हमारी पृथ्वी है। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करते हैं। सबसे पहले है निर्देशांक को समझना। क्या होता है कि कोई नगर है, कस्बा है ना, एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए आप, जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। अब आप बाजार में स्टेशनरी की दुकान पर अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका दोस्त ये नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। तो आप उसे किस प्रकार के निर्देश देंगे? आप कहेंगे प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर शाम को 6 बजे मुझसे मिल। इससे क्या होगा? आपका जो दोस्त है उसको सही स्थिति पता चल जाएगी। कैसे? जैसे यहाँ पे चेस का भी एग्जाम्पल दिया गया था, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। मान लीजिए कि ये 4 सड़कें हैं और इन 4 सड़कों को काटती हुई कुछ 3 सड़कें ऐसी भी हैं। अब हमने इन 4 सड़कों को नाम दे दिया, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी, सड़क डी, और इन सड़कों को नाम दे दिया 1, 2, 3। अब आपकी जो दुकान है वो यहाँ पर है, तो आप अपने दोस्त को क्या कहेंगे? आप अपने दोस्त को कहेंगे कि B3 में आ जा। B3 में, इधर से B, इधर से 3, ये जगह मिल गई तो दुकान मिल जाएगी। ऐसे ही शतरंज में भी होता है। स्पष्ट है? ठीक है, तो शतरंज वाला हिस्सा भी हमने देख लिया। अब देखिए अक्षांश को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अक्षांश, ग्लोब को फिर से देखते हैं और इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाते हैं, घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इस वृत्त को पहचानिए, इसे चिन्हित करिए। ठीक है, अब देखिए 1 सेकंड में जरा इस PDF को देख लूँ। ये PDF है, ये हमारा ग्लोब है। ठीक, अब इस ग्लोब में देखिए ये जो बिंदु है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, ये बिंदु, ये उत्तरी ध्रुव है। इसी के नीचे एक है, ठीक इसी के नीचे इसके विपरीत जो कि दक्षिण में है, तो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। अब इसमें जो बीच में से जो रेखा गई है, ये लाल वाली, ये जो देख रहे हैं आप, आड़ी जो आपको दिख रही है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी भूमि के मध्य से जाने वाली रेखा। इसको आप विषुवत वृत्त भी कहते हैं। अब ये क्या कर रही है? भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो अब हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो ये जो आड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाली, ये जो आड़ी लाइनें इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, इस आड़ी लाइन को आप अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये वाली, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन इस तरह से जा रही हैं, इसको आप अक्षांश कहते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है ना, जैसे ये खड़ी लाइन, इस खड़ी लाइन को आप देशांतर कहेंगे, देशांतर रेखा। चलिए और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब समझिए कि भूमध्य रेखा पर खड़े हैं आप और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर आपको जाना है। तो ऐसा करते समय क्या होगा कि भूमध्य रेखा से आपकी दूरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को माप देगा। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और इस प्रकार की रेखा को अक्षांश कहेंगे। तो ये लोग क्या समझा रहे हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ। 1 सेकेंड मुझे समय दीजिए। मान लो बच्चों कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये जो रेखा है ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब ये हमारा उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी। ठीक, आपको इस भूमध्य, आप यहाँ पे खड़े हैं, अब आपको यहाँ जाना है। आप यहाँ पहुँच गए, तो अब आप जहाँ खड़े हो गए वहाँ पे आपको एक रेखा खींचनी है। ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा।
तो इन्होंने क्या कहा कि आपको जो रेखा खींचनी है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आप यहाँ खड़े हैं तो आपने अपने पैरों के नीचे से एक रेखा ऐसी खींची जो समानांतर है भूमध्य रेखा से किसी भी बिंदु पे। तो ये जो रेखा आपने खींची, इस रेखा को आप अक्षांश कह सकते हैं। और ये पृथ्वी के चारों ओर क्या बना देगी, ऐसे गोल घूम के उस तरफ से भी आएगी, तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। यही लिखा है, ये पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त जो है वो विषुवत वृत्त है। अब इस पूरे गोले में जो बीच में से जो रेखा गई वाली है बच्चों, वो सबसे बड़ा वृत्त होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वृत्त छोटा होते जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। तो जो बीच वाला वो सबसे बड़ा, जिसका नाम है विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा। तो जैसे ही हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। ये तो सामान्य जानकारी की बात है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अक्षांशों को अंशों यानी डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 अंश या 0 डिग्री है, जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश है और इसे 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अब ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो बीच में विषुवत वृत्त आपको दिख रहा है, भूमध्य रेखा बड़ी वाली जो है सबसे, ये जो है ये 0 अंश पर है। अब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो ये 1 अंश हो जाएगा, ये 2 अंश, ये 3 अंश, और ऐसे करते करते जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो ये जो लिखा हुआ भी है 90 अंश, लेकिन इसको उत्तरी अंश बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही जो नीचे होगा 90 अंश, वो दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अक्षांश जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्य रूप से गर्म, जिसे उष्ण भी कहा जाता है, होती है, और इसे आप भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुवों में किसी एक की ओर यात्रा करते हैं जब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण कहलाती है। अब देखिए क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अक्षांश की अभी हमने बात करी, उनके और जो हमारी जलवायु होती है उसके बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध है कि भूमध्य रेखा के चारों तरफ जलवायु जो है वो सामान्य रूप से गर्म होती है, यानी इसकी बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ की। ठीक, अब ये गर्म होती है तो जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों से किसी एक की ओर यात्रा करते, यानी उत्तर में जाना चाहेंगे या दक्षिण तरफ आना चाहेंगे, तो अक्षांश की डिग्री जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बढ़ रही है ना, 1 2 3 4 5 और 90 तक बढ़ती चली जाएगी। तो उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के पास अब जाएंगे तो जलवायु जो है वो ठंडी होती चली जाएगी। तो ठंडी होगी तो उसको शीतोष्ण कहेंगे। अब अगर आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो यह भी हम 1 वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं, तो ये हमें समझ में आता है। विज्ञान में इसका जवाब हमें मिल जाएगा। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ठीक है, अब जब हम विज्ञान पढ़ेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अब देशांतर की बात करते हैं। देखिए, नाम को भी थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना चाहिए कभी कभी हमें। लिखा हुआ है देशांतर, देश अंतर, जो देशों के अंतर को बताती है। भाई मान लीजिए कि ये हमारा भारत है इधर कहीं पीछे साइड में, और यहाँ पे दूसरा देश। अब ये 2 देशों के बीच के अंतर को बता देगी ना ये जो खड़ी लाइनें हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सबसे छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग में जाने की जगह पर आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं, तो आपकी दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, आपको जब आप साइंस पढ़ते हैं तो ये भी देखने को मिलता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा सा दूर रखना उचित है कि यह सूर्य है और पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का कुछ स्थानों प्रातःकाल है, अन्य स्थान पर मध्याह्न है। कहने का मतलब क्या है भाई, मान लो ये हमारी पृथ्वी है बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ पे सूरज है, ठीक मान लिया, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सूरज के संपर्क में है, तो यहाँ पर रोशनी होगी, पीछे वाले हिस्से में अंधेरा होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब ये घूम के इस तरफ जाएगी तो फिर यहाँ पे अंधेरा हो जाए, उजाला आ जाएगा, और ये वाला भाग पीछे आ जाएगा तो फिर उसमें अंधेरा। ठीक, अब समझिए, देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना यहाँ पर आवश्यक है।
इसे ग्रीनविच यामी उत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली यामी उत्तर प्रमुख यामी उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। अब ये जो इतनी सारी देशांतर बनी हुई है इस पृथ्वी में, खड़ी जो रेखाएं हैं, इनमें से 0 अंश किसे चुनेंगे? तो 0 अंश चुनने के लिए आप, क्योंकि ये तो सबकी सब अर्धवृत्त है ना भाई। अगर मैं बात करूं, ये पृथ्वी है और इसमें जो हमारे पास अक्षांश है तो वो तो एक सबसे बड़ी है, बाकी तो छोटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब क्या करें? तो भाई सबने 1884, जैसे अभी क्या चल रहा है 2025, तो सबने क्या किया, ऐसा सोचा जाना कि यहाँ पे जो एक रेखा जा रही है, कहाँ से जा रही है? लंदन की एक लेबोरेटरी है, एक लैब है ग्रीनविच, वहाँ से उसको प्रमुख मान लो और इसी को नाम दे दो 0 अंश। ठीक है, तो फिर इधर जाने वाली सब जो देशांतर रेखा है उनको डिग्री में परिभाषित कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ही। तो यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, जो भी हमने देखा था, उसी प्रकार भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर जो है वो प्रमुख यामी उत्तर से दूरी का एक माप होता है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक, 180 अंश तक ये बढ़ता है। इसमें पश्चिम के लिए ये वाला प लिख देते हैं, पूर्व के लिए पू लिख देते हैं, जैसे उत्तर के लिए ऊ लिखते हैं, दक्षिण के लिए द लिखते हैं, वर्णों को जोड़ दिया जाता है। पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क में देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है और जबकि दिल्ली में 77 अंश पूर्व है, टोक्यो का 140 अंश पूर्व है, इस तरह से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं दरअसल। ठीक, निर्देशांक जो निर्देशित करते हैं, बताते हैं। इनके साथ साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में भी सक्षम हैं। भाई आपको अगर आप मान लीजिए पूरी पृथ्वी है और इसमें आप यहाँ खड़े हैं, तो कोई ना कोई देशांतर रेखा यहाँ से गुजर रही है आपके पैर के नीचे से और कोई ना कोई अक्षांश। तो अगर आपने इस अक्षांश और देशांश के निर्देशांक बता दिए कि ये अक्षांश कितने डिग्री है, कौन सी दिशा में और देशांतर, तो आपकी लोकेशन मिल जाएगी। सही है ना? तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि जो डिग्री है अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये एक तरह की ग्रिड रेखाएं हैं जो ग्रिड बनाती है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि भाई ये हमारी पृथ्वी, अब ये हो गई भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये आधा गोले को अर्ध गोला यानी गोलार्ध कहते हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इसी तरह से जो देशांतर यानी खड़ी रेखा है वो पृथ्वी को ऐसे 2 हिस्सों में बांटेगी कि एक पूर्व दिशा का हो जाएगा अर्ध गोला यानी गोला आधा अर्ध, और एक पश्चिम वाला, तो ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध जो देशांतर ने बांटा, और जो अक्षांश बांट रहे हैं वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आप समझ गए क्योंकि आप समझदार हैं। अब यहाँ पे नीचे कुछ मानचित्र दिए हैं जो जिनका वर्णन जो है इस अध्याय में प्रमुख रूप से किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, समय क्षेत्र यानी टाइम जोन को समझना। अब आप ग्लोब लीजिए, ग्लोब को घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा जो ग्रह है वो अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है। प्रत्येक 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा लगा लेती है हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे। जैसे ये पृथ्वी है, ये उसकी धुरी है, ये उसकी धुरी है मान लीजिए। अब इस पर वो चक्कर लगा रही है कुछ ऐसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, तो 24 घंटे लगते हैं दोस्तों। 24 घंटे में बच्चों ये एक चक्कर पूरा करती है अपनी धुरी पे। ठीक, तो अब एक पूरा चक्कर मतलब कितने अंश हो गए? 360 अंश। देशांतर की बात हो रही है क्योंकि यहाँ से यहाँ तो 180 होंगे, है ना? तो 24 घंटे में 360, अगर 1 घंटे प्रति घंटे की बात करें तो कितना आ जाएगा? 15 अंश, क्योंकि 15 गुणा जब आप 24 करेंगे, टोटल 24 घंटे होते हैं तो 360 आता है। ठीक, तो 15 आ गया, 1 घंटे में 15 आ गया। अब अगर 1 घंटे में 15 आ रहा है तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 4 अंश आएंगे। ठीक, खैर कोई बात नहीं, ये तो आप समझ ही गए हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे जैसे आप देशांतर से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप समय की स्थिति का भी अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं। आप कहते हैं कि जब आप भारत से अमेरिका जा रहे हैं तो 12 घंटे का समय लग रहा है, तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनसे भी जो है पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से अनुमान लगाते हुए आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इस अध्याय में यहीं
तक चीज़ें जो थी वो दी हुई थी। आगे जो है कुछ एक्सरसाइज दी हुई है बच्चों के करने के लिए, तो वो आप ज़रूर कर लेंगे। एक छोटी जानकारी यहाँ पे ये भी दी हुई है, समझिएगा कि ग्रीनविच जो हमने बात की थी, जो लंदन में 1884 में जो डिसाइड किया था, जो लैब है, उसके विपरीत की जो रेखा है जो कि लगभग 180 अंश देशांतर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप मानचित्र में देखते हैं कि ये धन 12 और ऋण 12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं, और यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करेंगे तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन मान लीजिए सोमवार से रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। अब जल्द ही हमारी मुलाकात होगी बच्चों अगले अध्याय में, जो अध्याय 2 होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जो अध्याय है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और एक काम आपको ज़रूर करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे होगा ये कि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।